भारत के अंदर चाहे कितना भी बड़ा राजा हो या भिखारी से भिखारी आदमी हो, अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने सबको लूटा। क्योंकि अगर आप पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री को अच्छी तरीके से रीड करते हो तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आती है, इन लोगों का कोई भी ऐसा एम नहीं था कि ये भारत के ऊपर या अदर किसी कॉलोनाइज कंट्री में राज करें। इनका केवल एक मेन एम था कि उस कंट्री की वेल्थ को ये लोग ड्रेन कर दें और अपनी जेब में भर लें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्रिटिश ने किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करा। क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर अलग अलग जगह पे ये तो देख रखा होगा कि ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए, कैसे फ्रीडम फाइटर्स के मूवमेंट चले और ये लोग कैसे देश को छोड़कर गए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसे क्या काम करे जिससे कि इंडिया इतना ज़्यादा गरीब होता चला गया और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा देते इन 200 सालों में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1757 से, जब बैटल ऑफ प्लेसी होता है। तरफ सिराजुद्दौला की फौज होती है और सामने रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। यहाँ पर सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और उसी का कमांडर होता है मीर जफर। मीर जफर को यहाँ पे नवाब बनाया जाता है। क्योंकि मीर जफर अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब बनाता तो ये पपेट बन के रह जाता है, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाता है। जैसे अंग्रेज इसे अपने इशारे पे नचाते थे, ये वैसे ही काम करता था, वैसे ही नाचता था। अगर अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया के अंदर किसी को एक्सप्लॉइट करा है तो भारत के अंदर जितने भी राजा रजवाड़े थे या जितने भी बादशाह थे, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करा। पहले उन्हें एक चीज क्लियर थी कि अगर हमें अच्छी तरीके से इस कंट्री को ड्रेन करना है, इसकी वेल्थ को हमें बाहर ले जाना है, तो उसके लिए हमें इस कंट्री को पॉलिटिकली कैप्चर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपस में इंडियन रूलर लड़ते रहते थे, छोटे छोटे इनके राज्य साम्राज्य हुआ करते थे, आपस में एक दूसरे का कैप्चर करते थे। ब्रिटिश ने इसी बात का फायदा उठाया, जो भी ब्रिटिश से हेल्प लेता था वो वहां पे युद्ध जीत जाता था और राजा बन जाता था। इसी के साथ ये लोग उसके साथ ट्रेड ही करते थे, इसमें से कि ये लोग कुछ जगह की रेवेन्यू कलेक्शन की अपने पास परमिशन रख लेते थे। जैसे कि होता क्या है, 1763 में बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मीर जफर की फौज होती है, मुगल सल्तनत के शाह आलम सेकंड की फौज होती है और नवाब ऑफ अवध की फौज होती है। इन तीनों फौजों को अंग्रेज हुकूमत एक साथ हरा देती है और फिर यहाँ पे 65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन कराई जाती है, जिसमें कि मुगल सल्तनत से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रेवेन्यू कलेक्शन की पूरी ये लोग अपने पास रख लेते हैं कि यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन अब हम करेंगे। तो ब्रिटिश हुकूमत हर जगह यही करा करती थी। जहाँ पे भी ये जिस भी राजा को हराते थे, ये खुद वहाँ पे जाके डायरेक्ट राज नहीं करते थे, उसे बैठा देते थे या फिर वहाँ पे कोई और राजा बना के बैठाते थे और उनसे केवल इतना ले लेते थे कि इन इलाकों में रेवेन्यू कलेक्शन की हमें पूरी आज़ादी दे दी जाए और जो भी ब्रिटेन से हम सामान यहाँ पे लाएं उस पर कोई भी ट्रेड ड्यूटी ना लगे। और इसी के साथ में ये लोग एक अपना ऑफिशियल उस कोर्ट में बैठा देते थे, जिसकी कि बहुत ज्यादा वहां पे चलती थी, इन्फ्लुएंशियली हुआ करता था। और इसी के बाद हमें देखने को मिल जाता है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद लगभग 50 सालों बाद 1800 के आसपास ये लोग दिल्ली सल्तनत तक भी पहुंच जाते हैं। इतनी जल्दी ये लोग ग्रो करते हैं क्योंकि आपस में इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी और आपस में लड़ते थे। इसी का फायदा उठा के 50 सालों के अंदर ब्रिटिश एम्पायर अच्छी तरीके से फैल जाता है। इसी के बाद हमें देखने को मिल जाता है जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था कि अगर कोई भी राजा ब्रिटिश से संधि कर लेता है तो उसे अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश आर्मी उसके किंगडम की रक्षा करती थी और उसी के साथ में एक ब्रिटिश ऑफिशियल वहां पे रहता था। लेकिन ये जो राज्य होते थे, आजादी नहीं होती थी कि ये किसी और दूसरे राज्य के साथ जाके कोई भी ट्रीटी कर सके न ब्रिटिश ऑफिशियल्स के परमिशन के। और इसी के साथ में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये होता है कि अगर किसी भी राजा की खुद की संतान नहीं हुई और वो भी लड़का होना चाहिए, अगर नहीं होता है उनका किंगडम निकल के कंपनी के हाथ में चला जाएगा। और जब ये लोग पूरी तरीके से पॉलिटिकली इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि इन्हें जो भारत की वेल्थ थी उसे ड्रेन करना था, ये अपना वो काम चालू कर देते हैं। सबसे पहले अब ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जो इंडिया के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और जितने भी छोटे मोटे लोकल मैन्युफैक्चर हुआ करते थे या आर्टिसंस हुआ करते थे, उनकी इंडस्ट्री को अब ये तबाह करते हैं। होता क्या था कि 1600 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तब इंडिया वर्ल्ड के अंदर लगभग 23% शेयर करता था जीडीपी का और ब्रिटेन 1 से 2% तक करता था। लेकिन जब ये 200 साल कंप्लीट होते हैं, हालत एकदम उल्टी हो जाती है। इंडिया केवल 1 से 2% पे आ जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जीडीपी के मामले में। देखें तो अगर ये कैसे हुआ तो इसका एक सीधा साधा हमें मिल जाता है। ये लोग क्या करते थे, उस टाइम पर भारत का जो सामान था वर्ल्ड के अंदर जाता था और अच्छी क्वालिटी का होता था, तो अमीर लोग होते थे या फिर जो बड़े लोग होते थे वो इसे खरीदा करते थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिश गुड था या फिर जो मैनचेस्टर का गुड था वो सेल नहीं हो पाता था। इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन के किंग से क्या करके, वहाँ के गवर्नमेंट से क्या करके इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगवा दिया कि वो बहुत ज्यादा महंगे होते चले गए, जिसकी वजह से बाहर के लोगों ने इंडिया का जो प्रोडक्ट होता था उसे लेना बंद कर दिया क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी।
और उसी के साथ में ये जो भी सामान इंडिया में लाते थे उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते थे, क्योंकि जब टैक्स नहीं लगेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। तो इंडिया के अंदर भी जो सामान बिचता था वो बाहर से आता था, जो कि ब्रिटेन से आता था, मैनचेस्टर से आता था, लेकिन इंडिया के अंदर भी इंडिया का सामान नहीं बिच रहा था, ना कहीं बाहर बिच पा रहा था, क्योंकि इन लोगों ने टैक्स इतना ज़्यादा लगा रखा था, जिसकी वजह से पूरी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है। तो सोचिए जरा कि कितने रोजगार गए होंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत के अंदर अब ये लोग देखते हैं कि इस कंट्री को हमें अपने मुनाफे के लिए बनाना है। अपना मुनाफा कैसे करेंगे कि पहले जो कंट्री में भारत में हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि खाने पीने की कमी नहीं रही, यहाँ पे दूध दही की नदियाँ बहती थी, तो उसी को ये देखते हैं कि खेती यहाँ पे अच्छी हो रही है, फूड क्रॉप्स करे जा रहे हैं, लेकिन अब ये क्या करते हैं कि फूड क्रॉप्स को हटा करके कमर्शियल खेती करवाना चालू कर देते हैं। कमर्शियल में जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन चीज़ों की ओपीएम तक की भी खेती कराते हैं। ओपीएम मतलब आपका अफीम होता है, ताकि ये लोग भारत से रॉ मटेरियल ले जाएं और वहाँ पे अपने यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। और इसी के लिए 1793 में कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट भी लाते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट में होता क्या था, जो एक जमींदार होता था उसे माना जाता था कि ये पूरी जमींदारी के अंदर जितनी भी लैंड आती है इस जमींदार की है। तो ब्रिटिश ने एक लॉ लाया था कि सनसेट रूल लाए थे, मतलब कि जो जमींदार होगा उसके अंदर जितनी भी जमीन आएगी उन सबका रेवेन्यू कलेक्ट करके एक दिन के सूर्यास्त होने से पहले ब्रिटिश को जमा कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदारी चली जाती थी। इसीलिए इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि ये किसी भी तरीके से टैक्स ब्रिटिश को टाइम पर पहुंचा दें। इसीलिए जो गरीब लोग होते थे, किसान होते थे, पीसेंट होते थे, जमींदारी इन्हें एक्सप्लॉइट करना चालू कर देते हैं। और ये जो 100% टैक्स कलेक्शन होता था, 12% जमींदार के पास जाता था, 89% ब्रिटिश के पास चला जाता था। अब जो ब्रिटिशर कमर्शियल क्रॉप के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे, इसकी वजह से होता क्या है कि 85% कमर्शियल क्रॉप बढ़ जाता है, उसकी प्रोड्यूस ज़्यादा होने लगती है, और जबकि जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो 7% फॉल कर जाते, गिर जाते हैं। इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फैमाइन देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर भुखमरी के कारण लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि कमर्शियल क्रॉप बहुत ज़्यादा करे जा रहे थे और फूड क्रॉप कम होने लगे थे। और साथ में ये जो हैवी टैक्स आ जाता था पीसेंट के या फिर फार्मर के ऊपर, इनसे अब होने क्या लगा कि इन लोगों को ज़्यादा आमदनी नहीं हो पा रही थी। तो ये लोग मनी लेंडर के पास जाया करते थे, जो कि मतलब रुपए दे देते हैं ब्याज पे, उनके पास जाते थे। तो वो लोग इन लोगों से बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रेवल्ट भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ ये लोग इंडिया की पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट कर रहे थे, इन्होंने दूसरी तरफ आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा। आदिवासियों का जो पूरा सब कुछ सिस्टम जो उनका चलता है वो जंगलों से चलता है, मतलब फॉरेस्ट में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसी को बेच करके या उसी से अपना कंजप्शन नीड ये लोग पूरी करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1872 के आसपास ये लोग फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के आते हैं। जंगल को रिजर्व कर दिया जाता है जहाँ पे कि किसी को जाना अलाउ नहीं होता है। साथ में जो आदिवासी पहले जंगल की चीज़ों को यूज़ करते थे, तो अब ये लोग उन्हें मना कर देते कि आप कोई भी चीज़ जंगल की यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो झूम कल्टीवेशन हुआ करता था, जो कि आदिवासी लोग करते थे, मतलब कि कुछ सालों के लिए एक ज़मीन पे खेती करी, फिर दूसरी तरफ जंगल काट के उधर तरफ खेती करी, अंग्रेज उसे भी पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा पेड़ों को, टिम्बर को काट के रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से आदिवासियों को भी डिसरप्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमें मुंडा रेबेलियन और बहुत सारे आदिवासियों के भी आंदोलन देखने को मिल जाते हैं। अब इतने सारे फैक्टों को देख के हमें एक चीज़ तो एकदम साफ हो जाती है कि पहले तो ये मर्चेंट क्लास को, ट्रेडर क्लास को, मैन्युफैक्चरिंग क्लास को, उसके बाद ये लोग एग्रीकल्चर क्लास को और ट्राइबल क्लास तक को भी, इन सबको ये लोग दबाते हैं, उनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। इनका केवल एक एम था कि इंडिया के अंदर की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वेल्थ है, उसे हम ब्रिटेन ट्रांसफर कर दें और साथ में इंडिया को एक मार्केट बना लें ब्रिटेन इकोनॉमी के लिए। मतलब कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन जाएगी, यहाँ पे सस्ते सामान हम ला के बेचेंगे ब्रिटेन से, और साथ में इंडिया को एक रॉ मटेरियल का प्रोवाइडर बना लें। इसकी वजह से यहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल सस्ते दामों में खरीदें और ब्रिटेन में जाके बेचें। साथ में आपको मैं एक बहुत अचंभे की बात बताता हूँ कि ये जो भी चीज़ें भारत से खरीदा करते थे उसमें भी ये कोई भी अपना रुपये खर्च नहीं करते थे। क्या करते थे, जो भी रेवेन्यू मतलब टैक्स जो लेते थे इंडियन से, उस टैक्स को लिया, उसी से भारत के अंदर रॉ मटेरियल खरीद के अपना ले गए। मतलब कि भारत को दिन प्रतिदिन गरीब करते जा रहे थे और अपने देश में हर चीज़ ये लोग भरते जा रहे थे।